दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 आर्ट स्ट्रीम से राजनीतिक विज्ञान की समकालीन विश्व राजनीतिक पुस्तक से अध्याय नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के सभी क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तिथि बीफ हिसाब से इन सब को क्रम दें, यानी तिथि के हिसाब से इन सभी को क्रम देना है। तो इसका उत्तर है, पहले पर आ जाएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, दूसरे पर आ जाएगा आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, तीसरे पर आ जाएगा यूरोपीय संघ की स्थापना, चौथे पर आ जाएगा विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, आसियान वे या आसियान शैली क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। का आसियान बेफ सदस्य देशों की जीवन शैली है। खा आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। गा आसियान सदस्यों की रक्षा नीति है। घा सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क है। तो इसका उत्तर हो जाएगा खा, आसियान सदस्यों के अनौपचारिक सहयोग और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? का चीन, खा यूरोपीय संघ, गा जापान, घा अमेरिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 4, खाली स्थान भरें। तो खाली स्थान भरते हैं। का पर है 1962 में भारत और चीन के बीच। फिर रिक्त स्थान में हमें भरना है अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों। फिर रिक्त स्थान में लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। फिर खा पर आ जाता है आसियान क्षेत्र के मंच के कामों में। फिर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में हमें भरना है आर्थिक विकास को तेज करना। और फिर दोबारा से रिक्त स्थान है, इसमें हमें भरना है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना शामिल है। फिर गा है, गा चीन ने 1972 में। रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में हमें अमेरिका भरना है। अमेरिका के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। घा है, घा में पहली शुरू में ही रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में हमें मार्शल योजना के प्रभाव से मार्शल भरना है। मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। फिर 5वां है आसियान सुरक्षा समुदाय। ये हमें रिक्त स्थान में भरना है। आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने बीफ उद्देश्य क्या है? उत्तर है इसका, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है क्षेत्रीय देशों के लोगों का कल्याण और जीवन में गुणात्मकता लाना। दूसरा, क्षेत्र के आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास लाना। तीसरा, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। चौथा, अन्य देशों के साथ सहयोग करना। पांचवा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। छठवा, एक दूसरे की समस्याओं के लिए अपनी विश्वास, समझ, बूझ व सहृदयता विकसित करना। सातवां, अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। छठवां क्वेश्चन है, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है? इसका उत्तर है, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर सकारात्मक असर पड़ता है। भौगोलिक निकटता के कारण उस क्षेत्र के देशों की कई समस्याएं, धर्म, रीति रिवाज तथा भाषाएं समान होती हैं, जिसके कारण एक क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में मदद मिलती है। क्षेत्रीय संगठनों में संबंधित देशों में परस्पर सहयोग एवं संगठन की भावना पैदा होती है।
क्षेत्रीय संगठनों के कारण संबंधित देशों में शत्रुता एवं युद्ध की भावना ना होकर बंधुत्व एवं शांति की भावना पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। इसका उत्तर है आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। एक, आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। दूसरा है, हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण तथा वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। तीसरा है, आसियान विजन 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय तथा एक आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं। उत्तर है इसका, आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय में आता है, यह समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकरावों को दूर करता है। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तथा देश में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। यह समुदाय आसियान देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। 9वां क्वेश्चन है, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है। इसका उत्तर है, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग है। चीनी अर्थव्यवस्था की नीति विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर को प्राप्त करना है। चीन ने वर्तमान समय में बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था को अपनाया है। चीन ने शॉक थेरेपी की अपेक्षा चरणबद्ध ढंग से अपनी अर्थव्यवस्था को बाजारोन्मुख बनाया। चीन ने 1982 में कृषि एवं 1998 में उद्योगों को निजीकरण किया। आर्थिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्तमान में चीनी अर्थव्यवस्था 1950 की चीनी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक खुलापन लिए हुए है। क्वेश्चन 10वां है, किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद अपनी परेशानियां सुलझाईं। संक्षेप में उन कदमों की चर्चा करें जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। इसका उत्तर है, यूरोपीय देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात आपसी बातचीत, सहयोग एवं परस्पर विश्वासों ले आधार पर अपनी परेशानियों दूर किया। यूरोपीय देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए 1948 में मार्शल योजना के अधीन यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय देशों ने 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की। 1957 में इन देशों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC की स्थापना की। क्वेश्चन 11वां, यूरोपीय संघ को क्यों चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। उत्तर, यूरोपीय संघ को निम्नलिखित चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। 1. यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। 2. यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस तथा मुद्रा है जो इसे शक्तिशाली स्थिति प्रदान करते हैं। 3. यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक महत्व बहुत अधिक है। 4. यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5. यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। सभी तत्व यूरोपीय संघ को
प्रभावी क्षेत्र के एक प्रभावशाली संगठन बनाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन 12वां है, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों से अपने विचारों को पुष्ट करें। उत्तर, भारत तथा चीन विश्व की उभरती हुई दो आर्थिक व्यवस्था हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दोनों देश प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए समय समय पर यह कहा जाता है कि चीन एवं भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में हैं। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसके पास परमाणु शक्ति है। चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है। इसके साथ चीन बड़ी तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तरीय बना रहा है। जहां तक भारत का सवाल है तो कुछ समीक्षक भारत को आने वाले समय की महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत ने संचार तकनीकी, विज्ञान एवं सूचना के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में किसी भी देश से अधिक उन्नति की है। भारत के पास एक शक्तिशाली सेना है तथा भारत एक परमाणु संपन्न जिम्मेदार राष्ट्र है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को देखते हुए भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौता किया है। अतः कहा जा सकता है कि आने वाले समय में चीन एवं भारत एक पक्षीय विश्व को चुनौती दे सकते हैं। क्वेश्चन 13, मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। इस कथन की पुष्टि करें। उत्तर, लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए विश्व में शांति एवं व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ प्रत्येक देश का आर्थिक विकास होना भी आवश्यक है। इन दोनों शर्तों को क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बनाकर पूरा प्रत्येक देश का आर्थिक विकास होना भी आवश्यक है। इन दोनों को शर्तों को क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बनाकर पूरा किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि विश्व शांति एवं समृद्धि के लिए क्षेत्रीय आर्थिक संगठन आवश्यक है। अतः अधिकांश महाद्वीपों में क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बने हुए हैं। जैसे यूरोप में यूरोपीय संघ, एशिया में आसियान तथा सार्क। ये संगठन संबंधित देशों के आर्थिक विकास को अधिक बढ़ावा देते तथा इन्हें युद्ध से दूर रखते हैं ताकि क्षेत्र एवं विश्व में शांति बनी रही। क्वेश्चन 14, भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें और बताएं कि बेहतर सहयोग के लिए इन्हें वैफ से निपटाया जा सकता है। अपने सुझाव भी दीजिए। उत्तर, भारत तथा चीन दो पड़ोसी देश हैं। दोनों के मध्य ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो दोनों देशों के संबंध में तनाव भी पैदा करते हैं। 1, सीमा विवाद। भारत चीन के बीच सबसे तनावपूर्ण मुद्दा सीमा विवाद है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। उस समय चीन ने बहुत से भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिससे आज भी अपना क्षेत्र बताता है। मैक-मोहन रेखा वह रेखा है जो भारत तथा चीन के क्षेत्रों की सीमा निश्चित करती है। यह रेखा 1914 में भारत, चीन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा निश्चित की गई थी। 1956 तक चीन ने मैक-मोहन रेखा को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, किंतु 1956 के बाद चीन ने इस सीमा रेखा संबंधी अपनी आपत्ति को प्रकट करना आरंभ कर दिया था। 3, चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करना। चीन ने सदैव पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति की है, जिनका प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करता है। इसके लिए भारत ने कई बार चीन से अपना विरोध जताया है। 4, भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना। चीन को सदैव इस बात पर आपत्ति रही है कि भारत दलाई लामा को समर्थन करता है। भारत और चीन के सहयोग के लिए सर्वप्रथम अपने सीमा विवाद को सुलझाना चाहिए।
दोनों देशों को इस प्रकार रास्ता निकालना चाहिए जो दोनों देशों को मंजूर हो। चीन को मैकमोहन रेखा के विषय में भारत से सहयोग करना चाहिए। चीन द्वारा पाकिस्तान को की गई हथियारों की आपूर्ति भारत चीन संबंधों में तनाव पैदा करती है, अतः चीन को पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति के समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। दलाई लामा के विषय पर भी दोनों देशों को बातचीत द्वारा सर्वमान्य उपाय निकालना चाहिए। इन सभी उपायों द्वारा ही क्षेत्रों का विकास हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को दबा दें ताकि अगले आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।